20 लाख से कम का लोन है तो हो जाओ खुश। ना होगी आपके ऊपर कोई कार्रवाई, नहीं होगी रिकवरी, ना ही आगे चल के होगा कोई भी केस, और आप ही सबको मिलेगा न्यू ईयर पे लोन सेटलमेंट का बहुत ही अच्छा ऑफर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, मल्टीपल उनके कार्ड हो चुके हैं, मल्टीपल ऐप से उन्होंने लोन ले रखा है। कई तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10 15-15 जगह से लोन उठा रखा है, उनके ऊपर 10-10 15-15 कार्ड हो चुके हैं, उनकी जो आउटस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और उनको अंदर ही अंदर ये डर सताता है कि सर, जैसे मान लो किसी का छोटा लोन होता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का, तो उसको कम डरने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिनका लोन 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए हो चुका है, या फिर 20 लाख रुपए हो चुका है, वो लोग अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डरते हैं। सोचते हैं कि हमारे ऊपर, हमें को तो पुलिस ले जाएगी, हमारे ऊपर ये लीगल कार्रवाई होगी, हमारे ऊपर केस होगा, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। और उनको बैंक और एनबीएफसी बहुत ज़्यादा डराते हैं। बहुत ये बोलते हैं कि डीआरटी में आपके ऊपर केस फाइल हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, 20 लाख से ऊपर वाले लोन में ये चीज़ें हो रखी हैं, 20 लाख से अंदर के लोन में ये चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो। एक ऐसे ही हमारे सब्सक्राइबर थे, उनकी स्टोरी आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है। उनकी स्टोरी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोगों को बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा, ठीक है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कॉल बुक करके हमसे बात करी। उन्होंने बताया कि सर, मेरे ऊपर 45 लाख रुपए से ऊपर का लोन हो चुका है मेरे ऊपर लमसम, ठीक है। उसमें कुछ कार्ड भी हैं, कुछ लोन्स वगैरह भी हैं, सब कुछ जोड़ जाड़ के 45 से 48 लाख रुपए के बीच में उन पे बन रहा था, ठीक है। अब उनका ये कहना था कि सर, बैंक मुझे बार-बार डराए जा रही हैं, अलग-अलग बैंक, अलग-अलग एनबीएफसी बार-बार एक बात बोली जा रही है कि आपका केस जो है वो डीआरटी कोर्ट में चला जाएगा, वहाँ से डिक्री पास हो जाएगी। आपकी जो प्रॉपर्टी है और आपकी जो वाइफ़ के नाम पे जो प्रॉपर्टी है, उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा, आपका जो घर है उसको नीलाम कर दिया जाएगा। इस तरीके की बातें करी जा रही थी, ठीक है। और क्या सच में डीआरटी कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर है कि वो, अगर आपका अनसिक्योर लोन डिफ़ॉल्ट होता है, तो वो आपका जो सिक्योर, मतलब जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको ज़ब्त कर सकती है क्या? आपकी एफडी वगैरह, आपके अकाउंट फ्रीज़ कर सकती है? तो हाँ दोस्तों, डीआरटी कोर्ट के पास ऐसी पावर है। अगर कोई भी लोन 20 लाख रुपए से ऊपर क्रॉस करता है, फिर चाहे वो अनसिक्योर ही क्यों ना हो, बैंक उसको लेके डीआरटी कोर्ट में जाती है, तो डीआरटी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है आपकी जो इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब आपका घर, दुकान, ज़मीन जायदाद वगैरह, उसको भी अटैचमेंट कर सकती है। अब यहाँ तक कई भाई लोग डर चुके होंगे सोच के कि भाई यार, ये तो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। और यही चीज़ मैंने उन कस्टमर को भी बताई थी, उनको मैंने बताया तो वो खुश हो गए, उनकी सारी टेंशन खत्म हो गई, ठीक है। पहले तो मैंने उन पे एक चीज़ पूछी, मैं कहा आपका टोटल लोन कितना? तो उन्होंने बताया सर, ये वैसे तो मेरे हिसाब से 45 लाख रुपए है, बट इन्होंने पेनल्टी वगैरह लगा के 3 लाख रुपए ऊपर बढ़ा दिया, तो 48 के समथिंग हो गया है, ठीक है। तो मैंने उन पे पूछा कि ये कितने बैंक और कितनी एनबीएफसी से होगा आपका लोन, सब कुछ जोड़-जाड़ के? तो उन्होंने बताया सर, ऐसे कुछ सब जोड़ा जाए अगर कायदे से, तो कुछ कार्ड हैं, कुछ ऐप्स के लोन हैं और कुछ बैंक के लोन हैं। सब जोड़-जाड़ के 12 से 14 समथिंग कुछ बन रहा है, ठीक है, जगहों से मेरा लोन है। तो फिर मैंने उन पे पूछ लिया कि सबसे बड़ा लोन आपका कितने का है? तो उन्होंने बताया जी, सबसे बड़ा जो मेरा लोन है वो 12 लाख रुपए का है। तो मैंने बोला, अब आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आपका केस डीआरटी में जा ही नहीं सकता है। उन्होंने बोला सर, ऐसा कैसे, मेरा लोन तो 20 लाख रुपए से ऊपर बन रहा है ना। मैंने बोला भाई, 20 लाख रुपए से ऊपर बन रहा है, लेकिन जो डीआरटी का नियम कहता है वो कोई सिंगल लोन पे अप्लाई होता है, वो सारे मिला के लोन के ऊपर नहीं अप्लाई होता है। आपका 45 लाख रुपए का 1 करोड़ का लोन क्यों ना हो, मैं कहता हूँ, अगर 1 करोड़ का लोन क्यों नहीं है, तब भी आपका केस डीआरटी में नहीं जा सकता, अगर वो 10 अलग जगहों से है। मान लो 10 अलग जगहों से है और 10-10 लाख रुपए का सबका लोन बन रहा है, तो आपका केस डीआरटी में जा ही नहीं सकता, समझ रहे हो। 10 क्या, 15 है, 19 तक भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और बताओ, बस 20 लाख रुपए नहीं होना चाहिए, या 20 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए, तब आपका केस डीआरटी में नहीं जा सकता, सीधी सी बात है। और जब डीआरटी में जाने के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा, तो कहाँ से डीआरटी कोर्ट ऑर्डर पास करेगी भाई? जब ऑर्डर ही पास नहीं होगा, तो कहाँ से ये लोग आपकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, उसकी अटैचमेंट करेंगे? सीधी सी बात है ना। जब भाई साहब ऑर्डर, आपका जो लोन है वही 20 लाख रुपए से ऊपर पार नहीं करता, तो डीआरटी कोर्ट में केस ही नहीं जा पाएगा। जब केस ही नहीं जा पाएगा तो ऑर्डर कहाँ से पास होगा? बैंक जा ही नहीं सकती डीआरटी कोर्ट, सीधी सी बात है। तो उन्होंने बोला कि सर, लेकिन बैंक वाले तो मुझे डराए जा रहे हैं, बार बार अलग अलग तरीके के फेक मतलब नोटिस भेज जा रहे हैं। मैंने बोला, नोटिस भेज रहा है, देखो, दिखाओ मेरे को नोटिस। तो व्हाट्सएप पे अलग अलग
ऐसे वारंट्स की अलग अलग तरह की फोटो बना रखी है स्टैम्प पेपर पे, उसमें नाम एडिट कर रखा है, कोई भी आजकल एडिटर 10 घूम रहे हैं। आप अगर क्या कहते हैं अपना गूगल पे जाओगे, वहां पर सर्च करोगे फोटो एडिटर, स्क्रीनशॉट एडिटर, तो 10 मिल जाएंगे आपको। आप एडिट कर सकते हो खुद से भी, आप खुद उसका एडिट कर दो, वहां पर रिकवरी एजेंट का नाम डाल दो चाहे, तो कोई दिक्कत नहीं। और बताओ, आदमी उससे डरा हुआ। फिर उन्होंने बोला कि सर अगर मान लो चलो डीआरटी में ये नहीं जा सकता है, ठीक है, बट बैंक और तो कोई कार्रवाई कर सकता है ना, क्योंकि मेरा 45 लाख रुपए तक का लोन बन रहा है ऐसा कुल मिला के। तो मैंने बोला बैंक क्या कार्रवाई करवेगा, आपने अनसिक्योर लोन ले रखा है, कोई गारंटी दे नहीं रखी है। जब कोई गारंटी ही नहीं दे रखी है तो बैंक के पास पावर ही क्या है, क्या करेगा बैंक, बताओ जरा। कुछ नहीं कर सकता। बैंक क्या करेगा एट दी एंड, बैंक के पास एक ही चीज है कि वो सेटलमेंट करेगा आपके लोन पे, समझे, और आपको एक अच्छा वेवर देगा। क्यों, कई लोग ये पूछता है कि सर मान लो अगर 1 लाख रुपए का लोन हमारा है तो उसकी सेटलमेंट तो आराम से हो सकती है, 10 लाख वाले की कैसे होगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 10 लाख वालों की तो खुशी खुशी होगी सेटलमेंट। मैं बताता हूँ क्यों। 1 लाख वाले लोन में किसी भी एजेंसी के पास या फिर किसी भी बैंक या फिर ऐप, जो भी ऐप लोन आपने ले रखा है एनबीएफसी से, उनके पास ये चांस हो सकता है कि वो उसकी सेटलमेंट ना भी करे, उसको छोड़ दे ऐसे ही। लेकिन वहीं पर अगर 10 लाख रुपए का कोई लोन है ना, तो वो उसको छोड़ नहीं सकते, उसकी सेटलमेंट उन्हें आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 लाख वाले 10 लोन मिलके भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे एक सिंगल अकाउंट की, समझे। इसीलिए अब कई भाई लोग बोलते हैं रिकवरी सर फिर उस रिकवरी हार्ड होगी उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। रिकवरी जरूरी नहीं है कि आपका लोन अगर बड़ा है तो आपके लोन पे रिकवरी भी बहुत ज्यादा हार्ड होगी। आप उसे कंप्लेंट्स करके रोक सकते हो बैंक में, जो ऐप जिस भी एनबीएफसी से आपने लोन लिया उस पे, ट्विटर पे, और उसके बाद आरबीआई में एक बार कंप्लेंट कर दो, उसके बाद कोई परेशानी वगैरह नहीं होती आपको, उतनी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बशर्ते आपने आरबीआई में कंप्लेंट सही तरीके से करी हो, ठीक है। अब कई भाई लोग हैं जिनका 20 लाख रुपए से ऊपर का भी लोन होगा, वो बहुत ज्यादा डरे होंगे, तो उनको भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो डीआरटी में बैंक का केस फाइल करने का रेशियो है, मतलब उनका जो अनुमान है, तो जैसे मैं बताता हूँ ना कि सेक्शन 25 का या फिर चेक बाउंस का जो केस है, वो बैंक 100 में से 2-4 लोगों पे ही केस फाइल करता है। बट जो डीआरटी का है ना, 1000 में से किसी 2 बंदों, 2 भी नहीं, 1 बंदे पे केस फाइल होता होगा, 1000 लोगों में से, उनमें से किसी एक बंदे पे डीआरटी का कोर्ट केस फाइल होता होगा। और ऐसा नहीं है कि डीआरटी का कोर्ट केस फाइल हो जाएगा तो सीधा ही ऑर्डर हो जाएगा आपके नाम पे, सीधे ही आपकी जमीन ले जाएगा कोई, ऐसा नहीं होता। उससे पहले आपको नोटिस रिसीव होगा डीआरटी के नाम पे, ठीक है, डीआरटी के नाम से नोटिस रिसीव होगा, आप उस नोटिस के जवाब दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, अगर आपका 20 लाख रुपए से ऊपर का भी लोन है। और हाँ, सिंगल लोन की बात कर रहा हूँ, सब लोग जोड़ जाड़ के बार बार एक ही चीज पूछते हो आप लोग कि सर मेरा 22 लाख रुपए बन रहा है लेकिन मैंने 5 जगह से ले रखा है, क्या डीआरटी में जाएगा। आपको खुद ही इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि यार, जब मैंने एक बार कह दिया है कि भाई साहब 20 लाख से सिंगल लोन होना चाहिए, 20 लाख का, मान लो आपका 10 बैंकों से लोन है और आपका टोटल जोड़ लड़ के 1 करोड़ ही क्यों ना बन रहा हो, अगर 10 अलग जगह से है और 10 का 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए भी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस कोई सिंगल लोन 20 लाख रुपए से ऊपर नहीं होगा। अगर है 20 लाख रुपए से ऊपर, कोई बात नहीं, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत आपका लीगल एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, बट उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि डीआरटी में भी कोर्ट केस जाता है, वहां पर भी बैंक को जीतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे आपके खिलाफ वो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहां पर भी सेटलमेंट हो जाती है लोन की, ओके, और अच्छा वेवर मिल जाता है। बट कई लोग होता है कि जिनको डीआरटी का समन वगैरह रिसीव होता है ना, जैसे एक केस हुआ था कलकत्ता में, वहां पर एक बर्धमान करके एक जगह है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, मेरे को इतना वहां के बारे में नहीं पता, क्लाइंट ने बताया था। तो बर्धमान करके एक जगह थी, वहां पर उनको डीआरटी का समन रिसीव हुआ था, ठीक है, उनका लोन आई गेस 28 लाख रुपए के समथिंग कुछ था, अनसिक्योर कार्ड था, सॉरी लोन नहीं था, कार्ड था, ओके, 28 लाख रुपए का कार्ड समथिंग था उनका। और उस केस के अंदर ये हुआ था कि उन्हें डीआरटी का समन रिसीव हुआ, ओके। अब उन्हें सेक्शन 25 और चेक बाउंस वगैरह के बारे में तो पता था, बट डीआरटी के बारे में तो कुछ खास पता नहीं था, तो नहीं पता था तो उन्होंने ऐसे ही रखे रहने दिया। एक समन इशू हुआ, दूसरा समन इशू हुआ, जब उनके ऑर्डर सीट पास होने वाली थी तो उससे पहले भी एक समन रिसीव होता है, तब उन्होंने वो मेरे को भेजा, तब मेरे को बताया गया ऐसे करके कि ऐसा ऐसा हो गया है, तब हमने उनका एडवोकेट भेजा वहां पर, और जाके फिर आगे केस में वो हुआ, वरना उनका ऑर्डर पास हो जाता, अगर ऑर्डर पास हो जाता तो फिर अटैचमेंट हो सकती थी, बट
अभी केस चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, उसमें डेट बढ़ती रहेगी आगे, उसमें भी डेट चलती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, समझ रहे हो। ये भी सेक्शन 25 के बराबर ही है केस के, समझ रहे हो। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर अगर बड़ा लोन होगा तो हमारे खिलाफ सेक्शन 25 का, ईसीएस बाउंस का, चेक बाउंस का या फिर फॉर्जरी का केस बड़े आराम से लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को जो नोटिस रिसीव होते हैं ना, अगर आप उन नोटिस का टाइम टू टाइम जवाब देंगे तो नोटिस और समन में फर्क होता है। समन जो होता है वो कोर्ट से आता है, पहले बता देना चाहता हूँ, ठीक है। नोटिस जो आता है वो बैंक के एडवोकेट के पैनल के थ्रू आएगा आपको, या फिर बैंक के थ्रू आ सकता है आपको कभी भी, ओके। तो अगर आपको वैसे रिसीव हो रहा है तो आप उन नोटिस का जवाब टाइम टू टाइम दीजिए। आपके खिलाफ चांसेस 95% कम हो जाते हैं कि आपके खिलाफ कोई केस फाइल होगा। और अगर फिर भी हो जाता है तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होती है उसमें, ठीक है। और इसमें आगे चल के सेटलमेंट भी आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से होगी, मैं बताना चाहता हूँ क्यों, ठीक है। हर साल के शुरुआत में जेएफएम आता है, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने के अंदर आपको, अगर आपका लोन पे पहले आपको 40% का, 30% का ऑफर मिल रहा था, तो इन 3 मंथ के अंदर आपको 10 से 15%, 20% का ऑफर आराम से मिलेगा। बहुत आराम से मिलेगा। क्यों मिलेगा? और बड़े लोनों पे तो बहुत जल्दी मिलेगा, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना कि बड़े लोनों पे ऑफर अच्छे नहीं मिलते। आप लोग ना गलत टाइम पे टारगेट करते हो रिकवरी वालों को, समझ रहे हो। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर मार्च के बाद अप्रैल में, ठीक है, रिकवरी वालों को टारगेट करेगा और बोलेगा कि भाई साहब मेरे को सेटलमेंट का ऑफर चाहिए, तो कोई रिकवरी वाला क्यों उसको सेटलमेंट का ऑफर देगा 15-20% का? क्यों देगा? क्योंकि मार्च तक उसको टारगेट कंप्लीट करना था, अप्रैल में अब नहीं करना। हाँ करना है, लेकिन उतना जरूरी नहीं है कि वो कहीं से ऑफर निकाल के लाए। या फिर अगर मान लो, वैसे तो मैं रिकवरी वालों से बात करना ही बिल्कुल मना करता हूँ कि उनसे आप बात करो लोन सेटलमेंट के रिगार्डिंग। दरअसल बात क्या होती है, उनसे बात करना, वो फेक सेटलमेंट वगैरह भी करवा देते हैं कई बार, ये बात होती है, समझ रहे हो, या फिर आपको फंसा देते हैं कई बार। इससे बढ़िया तरीका ये है कि आप सीधे बैंक्स को एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेजो, इसमें आपका फ़ायदा रहेगा। सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ज़्यादा। एक तो आपकी रिक्वेस्ट चली जाती है वहाँ पर बैंक के, ठीक है। और अगर कोई केस वगैरह फाइल करने वाला भी होता है, बैंक, एनबीएफसी वगैरह कुछ भी, तो उनके पास एक रिक्वेस्ट चली जाती है जिसमें आप पहले ही कह देते हो कि भाई साहब मुझे सेटलमेंट की नीड है। वो केस क्यों फाइल करेंगे? अगर उनको लग रहा है कि हाँ कस्टमर हमसे बात करना चाह रहा है फॉर्मली, बाकायदा लिखित में, कि मेरे को सेटलमेंट करनी है। कल को कोर्ट में आके बोल देगा सेटलमेंट करनी है मेरे को और मुझे सेटलमेंट का ऑफर दे दो, वहाँ पर आपको लगता होगा ना कि जज भाई साहब उनकी ही बातें सुनता होगा या फिर उनकी ही तरफ देखता होगा। जज के पास इतना टाइम नहीं है। जज कहता सेटलमेंट करनी है, कोई बात नहीं, एक काम करो 10-15-20% का ऑफर दे दो, खत्म करो कहानी, इस केस को हटाओ। ऐसा बहुत बार हुआ है और मेरे सब्सक्राइबर के साथ हुआ है। बताओ, कलकत्ता पे जितने केस फाइल होते हैं, एट दी एंड अगर बहुत कुछ मतलब ऑर्डर की बारी आ जाती है ना, तो वहाँ पर जैसे 2-3 साल केस चला और ऑर्डर की बारी आ गई, तो वहाँ पर ये कह दिया जाता है कि चलो एक काम करो, इसको हटाओ, 10-15% जो भी तुम्हारे पास है वो पैसा इनको दो, केस हटाओ, खत्म करो कहानी, यहाँ से निकाल दो, डिसमिस कर दिया जाता है केस को। क्यों करा जाता है? क्योंकि उन्हें भी पता है यार कस्टमर के पास पैसा नहीं है, समझ रहे हो। होता तो फिर यहाँ पर आता ही नहीं, यहाँ तक बात पहुँचती ही नहीं, समझे। तो इसीलिए बड़े लोन्स में बहुत अच्छी सेटलमेंट का ऑफर मिलता है और कई बार 10% के अंदर भी मिल जाता है। एक एनबीएफसी आती है, अभी आती है कि नहीं आती पता नहीं, लैंडिंग कार्ड करके उसका नाम था, ठीक है। उसकी सेटलमेंट 12 लाख रुपए की 80,000 में हुई थी, मैंने खुद करवाई थी। और बताओ, अब परसेंटेज तुम जोड़ लो, 12 लाख की कितनी बनी, मतलब ये है कि 6% से भी नीचे हो गया सब कुछ जोड़ जाड़ के। और बहुत खुशी के साथ करी गई थी, उनको कमीशन भी अच्छी खासी मिली थी रिकवरी वालों ने करवाई थी, समझे। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई साहब बड़े लोन्स क्लियर होंगे, उनका जो राइट ऑफ का रेशियो है वो अच्छा होगा, उनका एनपीए का रेशियो सही होगा, उनको अपना रेशियो ठीक करना है। वो एक बड़े लोन से बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है तो वो 10 लोनों के पीछे भागेंगे नहीं, समझ रहे हो। तो साथियों, आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, अपनी कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर हमसे बात करना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी को।